नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चल रहा है। ये चैप्टर बेसिकली यूएस हेगमनी को काउंटर करने के लिए दुनिया भर में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स कैसे इमर्ज हुआ उसके बारे में है। तो पिछले क्लास में वन ऑफ द मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन के बारे में हमने देखा, किस तरह यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। तो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज के बीच में अलग अलग जो कोऑपरेशन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, वो सब के बारे में हमने हल्का सा डिस्कस किया था। फिर आज के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी जीडीपी कितना है, मिलिटरीली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सब हमने देखा। फिर यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिशियल करेंसी है यूरो, उसके बारे में देखा। हमने ये भी डिस्कस किया कि यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स ने अभी भी यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है, वो हमने देखा। फिर यूरो और यूएस डॉलर का जो कंपैरिजन है, दोनों का जो एक्सचेंज वैल्यू आजकल सेम है, वो हमने डिस्कस किए। फिर ब्रिटेन का एक्सिट के बारे में भी हल्का सा हमने डिस्कस किया। एज ऑफ 1 जनवरी 2021 ब्रिटेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसका मेजर रीजंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर यूरो को लेके जो स्केप्टिसिज्म आज भी यूरोपियन यूनियन के अंदर है वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन। इसमें बेसिकली पूरा टाइमलाइन आपको पता चल जाएगा। 1951 अप्रैल से लेके 2016 तक यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन के टाइम पर क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुआ। वैसे इसमें और एक मेजर इवेंट ऐड करना पड़ेगा। 2021 जनवरी 1 को ब्रेक्सिट हुआ था। बेसिकली ब्रिटेन का एक्सिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, वो भी तो एक मेजर डेवलपमेंट है ना। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 1951 अप्रैल 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो देखिए मैप के साथ डिस्कस करते हैं। 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सा है? फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इटली एंड वेस्ट जर्मनी। देखिए 1951 की बात हो रही है दोस्तों। उस टाइम पे तो जर्मनी डिवाइडेड था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी डिवाइड हुआ था। वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल करता था यूएस, यूके एंड फ्रांस, एंड ईस्ट जर्मनी को कंट्रोल करता था सोवियत यूनियन। ये बात आपको पता है। तो वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किए दोस्तों और एस्टैब्लिश किया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो इस ट्रीटी ऑफ पेरिस से कोल एंड स्टील सेक्टर में इन्होंने कोऑपरेशन इंश्योर किया। तो आपको इधर क्या दिख रहा है? धीरे धीरे कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो लक्समबर्ग कंट्री है ना, छोटा सा कंट्री है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में, इस कंट्री की एक स्पेशलिटी है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखोगे, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप जीडीपी देखोगे, तो लक्समबर्ग का जो जीडीपी है करीब $1,40,600 है। समझ रहे हो आप? तो दुनिया का रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा है लक्समबर्ग। वैसे इंडिया का करीब $2,000 है और लक्समबर्ग का कितना है? $1,40,600 समथिंग डॉलर्स है। वैसे जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री में जितने गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा जीडीपी से। उसी वैल्यू को अगर आप टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द कंट्री से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी पर कैपिटा। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो जीडीपी पर कैपिटा कम होगा। तो लक्समबर्ग का क्या है कि उधर पॉपुलेशन कम है और जीडीपी जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए इनका जो जीडीपी पर कैपिटा है इतना ज्यादा है। और दिस मेक्स लक्समबर्ग रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। और ये वैल्यू चेंज हो जाता है, कभी कभी अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज लक्समबर्ग रिचेस्ट कंट्री है तो कल दूसरा कोई कंट्री हो सकता है कि नहीं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चला गया, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद आया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नाउ 1957 मार्च 25 को क्या हुआ? दीज 6 कंट्रीज दैट इज फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम से क्या एस्टैब्लिश हुआ? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ईईसी बोलते हैं, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी को यूराटोम भी बोलते हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है? इनका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश किया। फिर एटॉमिक एनर्जी फील्ड में भी कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी करके एक
कम्युनिटी एस्टेब्लिश किया। नाउ फिर आता है 1973 जनवरी, डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। तो देखिए धीरे धीरे और भी कंट्रीज ये कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहा है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, अब तक यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, बस यूरोपियन कम्युनिटी जो फॉर्म हुआ था उसमें डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम भी ज्वाइन किए। कब? 1973 जनवरी को, ठीक है। नाउ 1979 जून आते आते फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द यूरोपियन पार्लियामेंट शुरू हुआ। नाउ दिस इज, देखिए जब से यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट आया तब ये यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था, पर यूरोपियन पार्लियामेंट में जो मेंबर्स थे ना वो एक एक कंट्री में जो ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं में से भेजते थे, समझ गए। ऑलरेडी इन कंट्रीज में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे ना, उन्हीं में से कुछ लोगों को यूरोपियन पार्लियामेंट में भेजते थे। पर 1979 जून को क्या किया, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस शुरू हुआ, मतलब अलग इलेक्शंस होगा यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। अभी के हिसाब से यूरोपियन पार्लियामेंट में करीब 750 मेंबर्स है, ठीक है, तो उनके लिए अलग इलेक्शंस होता है सारे मेंबर कंट्रीज में। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ था 1979 जून को, समझ गए। फिर देखिए 1981 जनवरी को ग्रीस जॉइन्स द यूरोपियन कम्युनिटी। सबसे पहले ग्रीस का लोकेशन देखिए दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी का नॉर्थर्न साइड में, इधर आपको दिख रहा है ग्रीस जो है। वैसे मैंने आपको पिछले क्लास में एक बात बताया था, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना जितने, वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, ये तो आपको मालूम है। तो इन कंट्रीज को ये अच्छा नहीं लग रहा था उनसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज यूरोपियन कम्युनिटी ज्वाइन करने से। इसका रीजन भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्योंकि देखिए यूरोपियन कम्युनिटी जब इन्होंने बनाया तो वो अमीर लोगों का एक ग्रुप था, उसमें उनसे गरीब लोगों का ज्वाइन करने से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर बाद में ये प्रॉब्लम नहीं रहा, ग्रीस को भी ज्वाइन करवा दिया 1981 जनवरी को। क्योंकि देखिए कोई भी एक कम्युनिटी का एक्सपैंड होना बहुत जरूरी होता है और स्ट्रांग बनने के लिए, है कि नहीं। तो 1981 जनवरी को ग्रीस ने ज्वाइन किया। फिर 1985 जून आते आते शेंगन एग्रीमेंट साइन हुआ दोस्तों, विच अबोलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द ईसी मेंबर्स। अब ये शेंगन एग्रीमेंट क्या है, आपने शेंगन वीसा के बारे में सुना होगा। तो ये शेंगन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वैसे यूरोपियन यूनियन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, पूरा यूरोप को एक सुपर नेशन बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनके जो बॉर्डर्स है वो ओपन करना पड़ेगा। अगर किसी को फ्रांस से बेल्जियम जाना है तो ऐसा नहीं, वीजा की जरूरत है, बॉर्डर कंट्रोल से। तो ये सब बंद करने का मतलब बॉर्डर कंट्रोल्स को अबोलिश करने का एक एग्रीमेंट था शेंगन एग्रीमेंट। अभी भी अगर आप देखोगे शेंगन वीसा करके एक है, अगर आपके पास शेंगन वीसा है तो कई सारे कंट्रीज में आप फ्रीली घूम सकते हो, आपके पास सेपरेट वीसा की जरूरत नहीं है। पर आपको इधर भी समझना है दोस्तों, शेंगन वीसा सारे यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज का नाम मैं बताऊंगा, जैसे कि क्रोएशिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, रोमेनिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। यूनाइटेड किंगडम तो अभी ईयू का पार्ट ही नहीं है। तो कुछ कंट्रीज है जो शेंगन वीसा को अप्रूव नहीं किया है, फिर भी मैक्सिमम कंट्रीज में ये शेंगन वीसा अभी भी वैलिड है। तो शेंगन एग्रीमेंट से बेसिकली यूरोपियन कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में जो बॉर्डर कंट्रोल्स था उसे अबोलिश किया गया, समझ गए। वैसे शेंगन वीसा के बारे में और भी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मैं इसलिए ये सारे डिटेल्स आपको बता रहा हूं, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा उतना आप याद कर पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे। ये देखिए दोस्तों, exashengen.com करके एक वेबसाइट है, इसमें से आपको पता चल जाएगा विच कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द शेंगन वीसा एरिया। देखिए ये यूरोप का मैप है, इसमें जितने कंट्रीज आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमेनिया, बल्गेरिया, मसिडोनिया, अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, साइप्रस, ये सारे नॉन शेंगन कंट्रीज है। तो बेसिकली शेंगन वीसा ये सारे कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ कौन कौन से कंट्री से जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फिर भी उधर शेंगन वीसा वैलिड नहीं है, बल्गेरिया, रोमेनिया, क्रोएशिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यूरोप में ऐसे भी कंट्रीज है जो अभी भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, फिर भी शेंगन वीसा को अप्रूव करते हैं दोस्तों, जैसे कि स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, आइसलैंड। ये जो 4 कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज है पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स नहीं है, ठीक है, पर इधर शेंगन वीजा वैलिड है। तो बेसिकली शेंगन जोन में आता है दोस्तों। तो अब समझ गए ना दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं शेंगन वीसा मतलब पूरे यूरोप में घूम सकते हैं फ्रीली, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी समझता है यूरोपियन यूनियन में जितने मेंबर कंट्रीज है उधर फ्रीली घूम सकता है, ऐसा भी नहीं है। शेंगन एग्रीमेंट जितने कंट्रीज ने साइन किया है उधर ही शेंगन वीसा वैलिड है दोस्तों, समझ गए। नाउ 1986 जनवरी
स्पेन एंड पोर्चुगल ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। तो देखिए धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। स्पेन एंड पोर्चुगल का लोकेशन देखिए दोस्तों, साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में आता है, दोनों नेबर कंट्रीज है। वैसे स्पेन और इधर एक अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, ये दो कंट्री के बीच में एक स्ट्रेट आता है दोस्तों, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर 1990 अक्टूबर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए अब आपको रिलेट करना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में हमने कोल्ड वॉर एरा में पढ़ा था, है कि नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को डिवाइड किया हुआ था वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी में। वेस्ट जर्मनी को यूएस, यूके एंड फ्रांस कंट्रोल करता था, ईस्ट जर्मनी को सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था, ठीक है। तो 1990 जैसे कि कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो रहा था, तो उस टाइम पर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। शायद तब सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट, शायद नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ, ठीक है। तो 1990 अक्टूबर को यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी एक साथ हो गया। अब पहुंचते दोस्तों 1992 फरवरी 7। अब तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। तो 1992 फरवरी 7 को ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन होता है दोस्तों। मैस्ट्रिच कहां पे है? नेदरलैंड्स में है। और इसी ट्रीटी से एस्टैब्लिश हुआ आज का यूरोपियन यूनियन। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है कि यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, जो मैस्ट्रिच नेदरलैंड्स में साइन हुआ था। फिर 1993 जनवरी को द सिंगल मार्केट वाज क्रिएटेड। देखिए यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सिंगल मार्केट एस्टैब्लिश करना है। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग मार्केट नहीं है, हम सब एक है, हमारा सिंगल मार्केट होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप देखोगे दूसरे कंट्रीज के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होता है वो यूरोपियन यूनियन के साथ साइन होता है। ऐसा नहीं यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्रांस के साथ, बेल्जियम के साथ, जर्मनी के साथ साइन होता है। यूरोपियन यूनियन के साथ अलग अलग बाइलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 1993 जनवरी को सिंगल मार्केट क्रिएट किया गया, समझ गए। फिर 1995 जनवरी और भी कंट्रीज जुड़ जाता है दोस्तों, लाइक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन एक्सेट्रा। इसमें फिनलैंड एंड स्वीडन तो रिसेंटली नाटो भी ज्वाइन किया था, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन का लोकेशन एक बार देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रिया आपको इधर दिख रहा है, स्वीडन एंड फिनलैंड आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है। नाउ 2002 जनवरी, यूरो द न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। तो देखिए यूरो का इंट्रोडक्शन हुआ था 2002 जनवरी को, समझ गए। तो देखिए ओनली 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया था तब। अब कुछ और कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, फिर भी अभी भी करीब 9-10 कंट्रीज ऐसा है दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, फिर भी यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। वैसे जितने कंट्रीज ने अभी के हिसाब से यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया है ना, उसे यूरो जोन भी बोलते हैं, आपने शायद सुना होगा यूरो जोन, ठीक है। नाउ 2004 मई 10 न्यू मेंबर्स दैट इज साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाथविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जॉइन द यूरोपियन यूनियन। अब देखिए दोस्तों, आपको यह नजर आ रहा है जितने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है जो कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड है वेस्ट यूरोप से, वो भी यूरोपियन यूनियन ज्वाइन हो रहा है। ये जो एस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया, ये सब तो ईस्ट वाइल यूएसएसआर कंट्रीज थे, है कि नहीं। तो ये सारे कंट्रीज जो है अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स बन गया, कब? 2004 मई को। वैसे इधर भी आप कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये जो स्लोवेनिया है, इट वॉज पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया। आज के हिसाब से यूगोस्लाविया करके कंट्री नहीं है, वो 6 कंट्रीज में बटा हुआ है, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, मोंटेनेग्रो, मजिडोनिया एक्सेट्रा। वैसे कोसोवो भी है, पर कोसोवो को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कुछ कंट्रीज मानते नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं 6 कंट्रीज में बटा हुआ है यूगोस्लाविया आज के हिसाब से। तो इसमें जो स्लोवेनिया है ये भी पार्ट बन जाता है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कनेक्ट कीजिए, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ के आया है वो सभी से कनेक्टेड है ये भी, ठीक है। मैप जब भी डिस्कस करते हैं इस तरह याद करने का, ठीक है। फिर देखिए 2007 जनवरी को बल्गेरिया एंड रोमानिया जॉइन द यूरोपियन यूनियन, स्लोवेनिया अडॉप्ट्स द यूरो। देखिए बल्गेरिया एंड रोमानिया का लोकेशन आपको इधर दिख रहा है दोस्तों, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। सो ये दोनों यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करते हैं और उसी साल स्लोवेनिया जो है ये यूरो को अडॉप्ट करते हैं एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। फिर देखिए 2009 दिसंबर को लिस्बन ट्रीटी साइन होता है दोस्तों। लिस्बन जो है पोर्चुगल का कैपिटल है, उधर ये ट्रीटी साइन हुआ था। इस ट्रीटी का मेजर पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर यूरोपियन यूनियन से कोई भी एक मेंबर को बाहर निकलना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। जैसे कि यूके अभी
बाहर निकल गया। तो उसके बारे में लिस्बन ट्रीटी कहते हैं। वैसे लिस्बन ट्रीटी में और भी कई सारे प्रोविजंस है, बेसिकली जितने फॉर्मर ट्रीटीज थे ना वो सबका अमेंडमेंट किया है लिस्बन ट्रीटी में। जैसे कि इससे पहले जितने भी ट्रीटी साइन हुआ था ना, जैसे कि ट्रीटी ऑफ maastricht, ट्रीटी ऑफ रोम, फिर देखिए यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये सबके प्रोविजंस में कई सारे अमेंडमेंट्स किए थे लिस्बन ट्रीटी से। नाउ दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला है 2012 यूरोपियन यूनियन इज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो ये नोबेल पीस प्राइज यूरोपियन यूनियन को क्यों दिया गया? देखिए ऐसा एक टाइम चल रहा था जब कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। आपको पता ही है ना दोस्तों, कोल्ड वॉर के टाइम पर भी काफी सारे कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, टेंशन चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज ने एक एग्जाम्पल दिखाया, वो यूरोप को इंटीग्रेट किया, वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, है कि नहीं? वैसे नोबेल प्राइज कौन कौन से फील्ड्स में दिया जाता है? लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक्सेट्रा। और नोबेल प्राइज विनर्स को सेलेक्ट कौन करते हैं दोस्तों? वो है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट कमेटी। नॉर्वे का जो पार्लियामेंट है वो एक कमेटी सेटअप करते हैं नोबेल प्राइज विनर्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को सेलेक्ट किया एज द नोबेल पीस प्राइज विनर इन 2012। फिर 2013 को क्रोएशिया बिकम्स 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्रोएशिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। क्रोएशिया भी एस्टवाइल यूगोस्लाविया का पार्ट था। लोकेशन आपको इधर दिख रहा है, वैसे मैंने आपको इधर भी दिखाया था, यह है क्रोएशिया। तो 2013 को क्रोएशिया 28th मेंबर बन जाता है यूरोपियन यूनियन का। वैसे दोस्तों यूरोपियन यूनियन में आज के हिसाब से 27 मेंबर्स है। क्यों है? क्योंकि 2021 जनवरी 1 को ब्रिटेन एक्सिट कर दिया, ठीक है, जिसे ब्रेक्सिट बोलते हैं। फिर 2016 में एक मेजर डेवलपमेंट होता है दोस्तों, रेफरेंडम इन ब्रिटेन। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री अपने सिटीजन से एक मुद्दा के ऊपर सवाल पूछते हैं, उनको जवाब देना है हाँ या ना में, बेसिकली वोटिंग होता है। तो सवाल यह था कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना है या नहीं रहना है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन से अलग होना है या नहीं अलग होना है। तो 51.9% वोटर्स ने यह डिसाइड किया कि ब्रिटेन एक्सिट होना चाहिए, दैट इज ब्रेक्सिट होना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। वैसे दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ब्रिटेन का तो ऑलरेडी प्लान्स था कि यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, क्योंकि ब्रिटेन का ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन के। एक तो मैंने आपको बताया था यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो है। तो ये डेवलपमेंट की वजह से बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज में से यूरोप की तरफ जो इमिग्रेशन है वो ज्यादा हो रहा था। अभी भी काफी इमिग्रेशन होता है दोस्तों ब्रिटेन की तरफ, क्योंकि ब्रिटेन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनका डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो सब काफी ऊपर है। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने से यूनाइटेड किंगडम ये इमिग्रेशन को रोक नहीं पा रहा था। दूसरे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, मेंबर कंट्री से, उधर से जो इमिग्रेशन हो रहा था यूके की तरफ, ये वो रोक नहीं पा रहा था। ऊपर से यूनाइटेड किंगडम की जो इकोनॉमी है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है, उन्हें किसी और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। देखिए ब्रिटेन ऐसा एक कंट्री है जो एक टाइम पर पूरी दुनिया को राज करता था। सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ये आपने सुना होगा ना। तो फिर 2016 में वो रेफरेंडम कंडक्ट होता है, उसमें 51.9% वोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि ब्रेक्सिट होना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। देखिए ज्यादा मार्जिन से रेफरेंडम पास नहीं हुआ था, केवल 51.9% वोटर्स ने फेवर में वोट किया था। इसका मतलब है 48.1% वोटर्स ने ये डिसाइड किया था कि यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है। फिर भी देखिए 1.9% का डिफरेंस से ये रेफरेंडम पास हो जाता है। फिर ब्रेक्सिट का जो प्रिपरेशन शुरू हो जाता है और 2021 जनवरी 1 को फॉर्मली ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एक्सिट करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरा जो टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन है वो समझ में आया होगा। 1951 अप्रैल से 2021 जनवरी 1 तक जब ब्रेक्सिट हुआ, ठीक है। तो आज के हिसाब से टोटल 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश करूंगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में, जिसको आसियान भी बोलते हैं। ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है दोस्तों। साउथ ईस्ट एशिया मतलब उसमें साउथ एशिया नहीं आएगा, इसलिए इंडिया, श्रीलंका वगैरह आसियान का परमानेंट मेंबर्स नहीं है ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये सारे कंट्रीज आता है दोस्तों, जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर एक्सेट्रा। तो अगले वीडियो में हम आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फर्क है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब इसमें ये सारे कंट्रीज आते हैं दोस्तों, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। इसी वजह से बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंडिया, श्रीलंका आसियान के परमानेंट मेंबर्स नहीं है। तो आसियान भी एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर आप बोल सकते हैं दोस्तों। बेसिकली यूएस हेगेमनी को काउंटर करने का यूरोपियन यूनियन के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। तो अगला वीडियो में हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।